फॉर्म का नाम कुछ भी दे दीजिए आप। एक्शन देना है, एक्शन में खाली छोड़ते हैं अभी। मेथड हमने गेट दे दिया, ये हमने फॉर्म बंद कर दिया, ठीक है। वैसे इस फॉर्म की वजह से मुझे जरूरत है नहीं, मुझे सबलेट पे आपको बस वैल्यू कॉल करके दिखाना है, तो फॉर्म की मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक सबलेट बना लेते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे एक पैकेज, अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक सबलेट। सबलेट को हम एक नाम दे देंगे, तो मैं नाम दे देता हूँ गेट डेटा वन। तो पहला सबलेट बना दिया हमने गेट डेटा वन। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखो इस नाम का एक यूआरएल बनेगा, ये बन गया यूआरएल, बन गया सबलेट। अब मैं इसके अंदर उस वैल्यू को कॉल करके दिखाऊंगा आपको, इस वैल्यू को, ठीक है। वैल्यू कैसे कॉल करनी है, मान लीजिए ये मेरा फॉर्म है और मैं फॉर्म से यहाँ से कोई डाटा भेज रहा हूँ, तो मैं उस फॉर्म से डाटा उस सबलेट के पास भेजूंगा, तो फॉर्म से तो डाटा जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा डाटा जो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में डाल रखा होगा वो भी मैं उसको भेजूंगा काम करने के लिए। जब आप डाटाबेस की भविष्य में कनेक्टिविटी करोगे तो यूआरएल और ड्राइवर का नाम आप वहीं से उठाओगे, तो वो भी हम उसको भेज के दिखाते हैं कोई वैल्यू डाल के कि वो कैसे उसके पास पहुंचेगी। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म भी बना लेते हैं, यूजर आईडी और एक बना लेते हैं यूजर सिटी। और यहाँ पर लेते हैं एक बटन, कंप्लीट हो गया। अब इसकी इंफॉर्मेशन मैं इस वाले सबलेट पे भेजूंगा, तो ये मेरा सबलेट का यूआरएल हो गया। अब हमारा डाटा चला जाएगा सबलेट के पास, तो पहले जो डाटा भेजा है उसको निकाल लेते हैं, वो तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट का कोड है, वो हमें पता है। हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर डू गेट, और इस जगह पर हम डाटा निकाल लेते हैं। दो वैल्यू मुझे चाहिए, एक यूजर आईडी, एक यूजर सिटी। यूजर आईडी उठाते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर आईडी। अब यूजर सिटी उठाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर सिटी, दोनों वैल्यू डालिए। अब इन दोनों वैल्यू को एक बार पेज पर प्रिंट भी करा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट राइटर आउट रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर हम यूजर आईडी लिख लेते हैं, यूजर आईडी, और दूसरी जगह पर सिटी प्रिंट करा देते हैं, यूजर सिटी। डिस्मिस हो गया। तो पहले इसी को चला कर एक बार वेरीफाई करते हैं, राइट क्लिक किया, रन किया, यूजर आईडी डाल दी हमने U78 और सिटी डाल दिया हमने पानीपत, सबमिट किया, डाटा आ रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई ड्राइवर है, कोई नाम है ड्राइवर का, वो मैं चाहता हूँ डालना इस प्रोजेक्ट में यूज करना। अब मेरे पास कितने भी पेजेस हो, मैं हर पेज में जा जाके तो ड्राइवर लिखूंगा नहीं बार बार उसका नाम, तो मैं उस चीज को अपनी वेब एक्सएमएल फाइल में सेट करूंगा। यहाँ पे तो सेट कैसे करते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर का यूज करेंगे, चलिए आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, इसे बंद कर लेना। इसके अंदर अपना पैरामीटर नेम बनाना, जैसे वेरिएबल नेम होता है, ये बन गया आपका पैरामीटर नेम। इसका नाम मैंने रख दिया मान लीजिए ड्राइवर। अब हम एक ड्राइवर की वैल्यू देते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा पैरामीटर वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू दी, जैसे कि फॉर्म डॉट माई सिक्वल डॉट cj डॉट ड्राइवर, ऐसे रहता है, तो मेरा ड्राइवर हो गया मान लीजिए उसका, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू अपने सबनेट पर चाहिए, यूज करना है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मुझे वो ड्राइवर यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। अब उसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने उस वेरिएबल को क्या नाम दिया, वेरिएबल को नाम दिया हमने ड्राइवर, दैट इज ओके। अब हमें उस वैल्यू को निकाल के इसमें लाना है, तो वो जो हमने डाला है डाटा, वो हमने एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में डाला है, ठीक है, एक सर्वलेट के कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में डाला है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सर्वलेट के पार्ट होते हैं सारे, और इसका ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है। तो हमें इससे डाटा उठाने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
उसका नाम होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। हम लिखेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब इसका जो पैकेज होता है वो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। आपने क्लिक करना है और ये पैकेज आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर देखिए ये इंपोर्ट हो गया। अब हम इसका एक वेरिएबल बना लेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन्टेक्स्ट। अब क्योंकि एक इंटरफेस होता है, आप देखिए ध्यान से, ये इंटरफेस होता है। अब क्योंकि ये एक इंटरफेस है तो भाई इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेवारी दे दी जाती है इस क्लास को। इसके पास एक मेथड होता है, उस मेथड की मदद से ये इसको पूरा करके दे देता है। ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। इसके पास एक मेथड होता है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, उसको पढ़ो आप देखो। रिटर्न टाइप देखो, हमें क्या चाहिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो रिटर्न टाइप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर उल्टी गाड़ी चलानी पड़ेगी। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, कॉन्टेक्स्ट पाथ से काम नहीं चलेगा, चेंज हो गया है। चेक करके देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से नहीं उठेगा, स्ट्रिंग टाइप आ रहा है ना, रिटर्न टाइप होना चाहिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो कोई ना कोई मैं सामदंडन निवेद लगाता हूँ, रुक जाओ। मैं एक और क्लास का यूज करूंगा इसको उठाने के लिए, उसका नाम होता है सर्वलेट कॉन्फिग। सर्वलेट कॉन्फिग मैं इसका यूज करके देखता हूँ। सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट 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 कॉन्फिग कॉन्फिग कॉन्फिग, सर्वलेट आ रहा है कॉन्फिग फाइल में, इसमें लेंगे सर्वलेट सर्वलेट कॉन्फिग फाइल, सर्वलेट कॉन्फिग लिख लेता हूँ मैं पहले, सर्वलेट कॉन्फिग, ये मुझे इस पैकेज में मिलती है। ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। तो एक हमारे पास और इंटरफेस होता है सर्वलेट कॉन्फिग, जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट से होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप में फाइल होती है, तो हम कहीं ना कहीं इस फाइल को यूज करते हैं सर्वलेट कॉन्फिग नाम के इंटरफेस से, इसके डाटा उठाने के लिए। फिर इसके अंदर से जो डाटा उठाया जाता है वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने सर्वलेट कॉन्फिग लिया, इसका एक वेरिएबल बना दिया कॉन्फिग। अब मैं देखता हूँ ये पूरा होता है कि नहीं। रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, गेट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट कॉन्फिग आएगा नहीं तो दिक्कत आएगा। गेट रिटर्न टाइप आना चाहिए, या तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट या सर्वलेट कॉन्फिग। इसको भी एक बार चेक करते हैं। इसमें रिटर्न टाइप देखो, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सर्वलेट कॉन्फिग दिखा किसी में, किसी में भी नहीं है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। अब रेस्पॉन्स क्लास में चेक करते हैं। सर्वलेट कॉन्फिग या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, किसी वैल्यू निकालो, कैसे कर लो, वैल्यू कैसे निकालोगे। आ रहा था कुछ रिक्वेस्ट, क्योंकि डाटा को पूरा करने की जिम्मेवारी इसकी और इसकी होती है। इसके पास वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट इसको नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सर्वलेट, रिक्वेस्ट डॉट सर्वलेट, सर्वलेट में गेट करके आ रहा होगा, गेट सर्वलेट, गेट सर्वलेट कुछ तो आ रहा है, मिल रहा है। अब ये क्या रिटर्न कर रहे हैं मेरे को, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, यही तो चाहिए था मेरे को, मिल तो रहा है ये। फिर ये चीज मुझे वहां क्यों नहीं दिख रही, इस मेथड में होना चाहिए। तो हमने यहाँ तो स्किप करा है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट इसमें होगा जब तो चल रहा है वो, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें नहीं है तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब है वो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो कहीं और से आ रहा है। ठीक है,
इस क्लास के पास जाओ, सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसमें होगा गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये हायरार्की है, यहीं से होगा जरूर 100%, ऐसे आ ही नहीं सकता अपने आप से। ये मिल गया, यहाँ छुपा हुआ है ये, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यही हमको चाहिए होता है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो अब हमें इसकी हायरार्की पता लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। मुझे अब सर्वलेट कॉन्फ़िग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट सर्वलेट कॉन्टेक्ट के पास जाऊंगा और यहाँ से वो मेथड कॉल कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। बन गया इतना। ये मेरे को ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं अपनी वेब एक्सएमएल फाइल में जाके ये वैल्यू उठा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो वैल्यू उठानी है, जिस पैरामीटर से उठानी है, उसका नाम है ड्राइवर। मुझे इसकी वैल्यू उठानी है, तो हम अपने कोड में यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें वैल्यू स्टोर करूंगा मैंने वो वेरिएबल ले लिया पहले, और वैल्यू उठाने में मेरी हेल्प करेगा ये वाला पैरामीटर। अब इसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट इनिट पैरामीटर नेम। अब यहाँ पर मैं उस पैरामीटर का नाम डाल दूंगा जिसकी वैल्यू मुझे उठानी है। अब हम देखेंगे ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है। जो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे जिसमें हम इसको स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। मैं इसको ड्राइवर में स्टोर कर रहा हूँ। ड्राइवर किस टाइप का है, स्ट्रिंग। तो ये ओके हो गया। अब ये मेरे को वैल्यू किसकी उठा कर देगा, जिसके पैरामीटर का नाम ड्राइवर होगा, किसके, कॉन्टेक्स्ट के। तो ये अपनी वेब फाइल पे जाएगा और इस कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर का नाम चेक करेगा और वो उसको क्या मिल जाएगा, ड्राइवर। तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। तो ये ड्राइवर मैं अपने प्रोजेक्ट में अब क्या कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा ना यहाँ पे। अब कल को आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम करते हो और वहां पर ड्राइवर क्लास चेंज हो गई और आपके प्रोजेक्ट में मान लीजिए 100 या 200 पेजेस है कनेक्टिविटी करने के, तो आप 100 पेजेस पे जाके ड्राइवर नहीं बदलोगे ना। आपको सीधा अपनी एक्सएमएल फाइल में जाना है और यहाँ पर ड्राइवर बदल देना है बस। आपके प्रोजेक्ट में हर जगह वो चेंज हो जाएगा, आसान हो जाएगा काम। अब बस मुझे इस वैल्यू को इस्तेमाल करके देखना है। यहाँ पर जाकर हमने लिखा println, और मैं इससे भी कोशिश करके देखो, मैं अभी यहाँ पर एक क्लास यूज कर रहा था ना, सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो ये इसके बारे में कहा जाता है ये पेरेंट क्लास होती है, यानी इसके माध्यम से भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं अगर देखें तो। एक बार R&D करके देखेंगे 2 मिनट, पहुँचने का क्या पता तरीका मिल जाएगा दूसरा। यहाँ गए हम ड्राइवर पे और मैं उस ड्राइवर को भी प्रिंट करा देता हूँ। गॉट इट। अब हम अपने प्रोजेक्ट को पूरे को सेव करेंगे। इसको दोबारा से क्लीन एंड बिल्ड करना है आपको। अब आप इसे चला दीजिएगा। क्लीन एंड बिल्ड करने से उसकी नई क्लास फाइल बनती है, बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड जब जनरेट होता है तो वो आपके वर्चुअल मशीन में जाके लोड होता है, राइट कोड, ठीक है। इसलिए हम इसको क्लीन एंड बिल्ड करते हैं। क्लीन करने से पुराना वाला बाइट कोड डिलीट हो जाता है और फिर उसको बिल्ड करने से नया बाइट कोड जनरेट होता है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं। अब हमने रन किया इसे, फिर से इंफॉर्मेशन डालते हैं दिस वन, अब रन करते हैं। तो आप देखेंगे वो ड्राइवर आप यूज कर पा रहे हैं। और ये केवल यही यूज नहीं कर सकते, आप किसी भी पेज पे कॉल कर सकते हैं। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो शायद इस फॉर्म से डाटा मेरा इस सर्वलेट पे जा रहा है, तब जाके मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा सर्वलेट ले लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं गेट डेटा टू, ये मैंने इसको नाम दे दिया, इसका यूआरएल आ गया। इसी वाले को मैंने कॉपी कर लेना है, जस्ट फिनिश्ड। अब मैं इसके ऊपर आपको वो ड्राइवर क्लास यूज करके दिखाता हूँ। डू गेट मेथड लिया, इसके अंदर भी हम उस डाटा को निकाल लेंगे। उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर से वैल्यू उठा लेंगे, गेट इनिट पैरामीटर, उसका नाम था ड्राइवर। अब इस वैल्यू को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ भाई। प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब हम इसको यहाँ प्रिंट करा देते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन, ये वैल्यू उठाई मैंने, यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट इसको चलाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे आप, सबसे पहले वही इसको क्लीन एंड बिल्ड। अब हम इसको चलाते हैं, देखना ड्राइवर इस पेज पर भी आएगा। इसको तो मैं HTML पेज से नहीं भेज रहा ना, इसको डायरेक्ट चला रहा हूँ।
ये यूआरएल है, यूआरएल आप वेरीफाई कर लेना, और ड्राइवर इस पर भी आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर आप इस वजह से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी फिक्स वैल्यू आपको लगता है हर प्रोजेक्ट में वो चाहिए आपको, तो आप उसको अपनी वेब एक्सएमएल में डाल दीजिए, फिर उसको एक्सेस करते रहिए आप। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एक आखिरी कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड यूआरएल रीराइटिंग। फिर इन सभी चीज़ों को जब अगले वीकेंड से आप आएंगे, इनको जेएसपी में रिपीट करेंगे। फिर आपका जेएस पर सबमिट होगा, फिर इसके बेस पर फिर एक मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, क्योंकि आपको अब कनेक्टिविटी और बतानी होगी मुझे डाटाबेस से। डाटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद आप पूरी डेवलपमेंट सीख जाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल से कैसे वैल्यू उठाते हैं ऑलरेडी पहली क्लास में पढ़ा था। फिर आप अपने फ़ोन में कैसा भी कंट्रोल बनाइए, कैसा भी डिज़ाइन बनाइए। डिज़ाइन आपको आता है तो अच्छा पेज बना पाएंगे, डिज़ाइन नहीं आता तो डेवलपमेंट आपको पता चल ही चुका है। मेन काम क्या होता है, डाटा को इधर उधर करना, सेशन के थ्रू, के एप्लीकेशन के थ्रू, कुकीज़ के थ्रू। बट अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होगा कि जब आप काम करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट पे, जब आपको जावा की कोडिंग ज़्यादा करनी हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट के उस यूआरएल को, अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्शन को कहाँ चेंज कर देंगे, सबनेट की तरफ। जब आपको कोडिंग ज़्यादा करनी हो तो कहाँ चले जाओगे, सबनेट पे चले जाओगे। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई डिज़ाइन वाला पेज चाहिए, जहाँ पर डिज़ाइन ज़्यादा चलेगा, तो आप कहाँ चले जाओगे, जेएसपी पे चले जाओगे। इन दोनों को मिला जुला कर तालमेल बैठाते हुए कैसे करेंगे, ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप जेएसपी सीख लेंगे। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ड्राइवर निकाल लिया कोडिंग करके। अब कोडिंग करने के बाद मेरे को कुछ डाटा मिला, डाटाबेस से निकाल लिया मैंने, ड्राइवर से कनेक्टिविटी करके। भाई आपने किसी एम्प्लॉय का नाम डाला, एम्प्लॉय का आईडी डाला, एम्प्लॉय की आईडी डाल के आपने डाटाबेस से उसकी बहुत सारी जानकारी निकाल ली। अब उस जानकारी को आपको अपनी वेबसाइट में किसी पेज पर एक टेबल में दिखाना है। तो भाई HTML में डिजाइन है, अब उसको वो दिखाओगे कैसे, HTML में जावा नहीं लिख सकते आप, फंस गए आप। हाँ, लेकिन आप सोचोगे सर सर्वलेट में लिख दें, अब सर्वलेट में तुम HTML बनाकर देखो, हालत खराब हो जाएगी, पूरे पेज को डिजाइन करते करते आप बावले हो जाओगे। सो वहां भी फंस गए। तो उस केस में डाटा निकालने के बाद उसको पेज पे दिखाने के लिए जेएसपी का बहुत अहम रोल होगा, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जेएसपी पर जावा नहीं लिख सकते, जेएसपी पर आप जितना चाहें उतना जावा लिख सकते हैं। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि आगे चलकर जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आपकी अच्छी कमांड है जावा के ऊपर और आपको डर नहीं लगता है HTML और JSP पे काम करने में, तो आप बिना एक भी सबनेट का पेज बनाए पूरा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। एक भी सबनेट का पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस होने लगेगा कि क्या मायने रखता है इन बातों का, इनका क्या तात्पर्य है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप सर्वलेट की चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हमें सर्वलेट इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इन फ्यूचर जब हम जेएसपी का कोई पेज बनाते हैं तो वो बैकएंड में एक सर्वलेट क्लास ही बनाता है। आप कितने भी जेएसपी पेज बना लीजिए, वो बनाएंगे बैकएंड में सर्वलेट क्लास है। जेएसपी पढ़ाते वक्त इसकी लाइफ साइकिल जब मैं बताऊंगा तब आप उसको समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए सर्वलेट के बेसिक फंडामेंटल हमें पता होने जरूरी है। अब आपको सर्वलेट के बेसिक फंडामेंटल पता है, तो आपको ये सब कुछ पता चल रहा है कि सबनेट में कौन सी क्लास कहाँ से आती है, क्या चलता है, कैसे डाटा आता है, कैसे जाता है, कैसे उठाता है, यूआरएल पैटर्न क्या होता है। और जेएसपी में ये चीज़ें नहीं होती वहाँ, तो हमें बैकएंड पता होता है तो हम उसको समझ पाते हैं। क्योंकि जेएसपी पे जब आप चलाते हैं तो जेएसपी में पेज बनाते वक्त आपको वेब डॉट एक्सएमएल में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम इसके यूआरएल को मैप करते हैं ना वेब एक्सएमएल में। आप जेएसपी का पेज बनाओ, बिना मैप करे आपका पेज चलता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारे पास कोई वेब एक्सएमएल की फाइल नहीं होगी, फिर भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा। इसीलिए कहते हैं बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए चल कैसे रहा है, ताकि हम उसको बाद में इन फ्यूचर एडिट करना चाहें तो कर पाएंगे, ठीक है। तो वो रोल प्ले होगा आपका, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा। इन फ्यूचर में आगे चलकर जब काम करते हो तो सर्वलेट इतना यूज नहीं कर रहे होते हैं, बहुत रेयर यूज होता है। अच्छा, अभी मैं आपको जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर, दैट इज यूआरएल रीराइटिंग, जिसको हम क्वेरी स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये यूआरएल रीराइटिंग और क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। देखो, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं स्टेट मैनेजमेंट के, इसका एक ही काम है, डेटा को परसिस्ट करके रखना अपने पास, इधर उधर करना। पूरी वेब डेवलपमेंट में एक ही आधार होता है और वो होता है डेटा पे काम करना। अगर आप अपनी वेब एप्लीकेशन से डेटा हटा दो तो वो तो डिजाइनिंग रहेगा ही, फिर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट यूज जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, HTML, CSS, डन।
हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? डेटा ड्रिवन के लिए पढ़ रहे हैं। डेटा आएगा जाएगा, सिक्योरिटी लगाना है, रेस्ट एपीआई बनानी है, दर आए जाए, तो सारा काम डेटा का है। अब डेटा को मेंटेन करने के लिए सारी स्टेट बताई गई है वेब सिक्योरिटी में। तो ये सारी स्टेट आपने पढ़ी। तो एक स्टेट और रहती है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। अब ये कैसे चलती है, क्या काम करती है, उसके बारे में मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी स्ट्रिंग? कोई बच्चा जिसको पता हो वो शेयर कर सकता है। क्या कर सकते हो आप, इसकी हेल्प से भी डाटा एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंचा सकते हो। ये भी सेम काम करती है। वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इसमें भी सेम काम होता है। बट इसमें होता क्या है कि आप डाटा एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचा सकते हो, दूसरे से तीसरे पे नहीं जाएगा फिर वो। ठीक है, इसमें डाटा यूआरएल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्वेरी क्रिएट करके। सो वी ट्रांसफर डेटा बाय यूजिंग यूआरएल। इसलिए हम इसको यूआरएल रीराइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डाटा यूआरएल पे लिख के पहुंचाते हैं। हम खुद से लिख के पहुंचाते हैं कि यूआरएल में ये जाना चाहिए, तभी वो डाटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डालने का एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स फॉलो किया जाता है इसमें। क्या? जब आप किसी पेज पर जंप मारते हो तो आप पेज का नाम लिखते हो ना, यूआरएल का नाम लिखते हो, यानी यूआरएल पैटर्न लिखते हो पहले आप। यूआरएल पैटर्न बनाने के बाद आपको लिखना होता है क्वेश्चन मार्क। मैं आपको समझाता हूँ। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हो कोडिंग करके, तो कैसे जाते हो? आप लिखते हो रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, याद आया कुछ? और जिस भी पेज पर जाना होता है तो आप उसके लिए कुछ यहाँ लिखते हो, आप लिखते हो यूआरएल पैटर्न। लिखते हो नहीं लिखते हो? जिस भी यूआरएल पैटर्न का नाम लिखोगे वहीं पेज चला जाएगा आपका। इतना तो पता ही होगा आपको। अब हम यहाँ से कोई डाटा भेजना चाहते हैं, लेट अस सपोज, मान लीजिए मुझको एक डाटा भेजना है। मेरे पास एक स्ट्रिंग में डाटा है, किसी क्लाइंट का नाम है राज। मुझे ये डाटा दूसरे पेज पर भेजना है। मुझे किस पेज पर भेजना है? जिसका यूआरएल पैटर्न मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। यूआरएल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इस पेज पर ये वैल्यू भी पहुंचानी है। अब ना तो मेरे पास सेशन है, ना कुकीज है, ना कुछ है, मैं इससे डायरेक्ट डाटा को पहुंचाना चाहता हूँ। ना मेरे पास इंक्लूड है, ना फॉरवर्ड है। तो मैं डाटा पहुंचाऊंगा कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, फिर बनाऊंगा एक वेरिएबल। ठीक है, दिस इज माय वेरिएबल। इसके अंदर वो वैल्यू डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा? उस वैल्यू को डालूंगा। अब इसमें उस वैल्यू को डालना है, इस वैल्यू को डालना है। तो ये वैल्यू मैंने किस में स्टोर कर रखी है? नेम में। तो इस नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ लाऊंगा। आप लोगों को जब जेडीबीसी कनेक्टिविटी बताई थी तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, इस पैटर्न के थ्रू डाला जाता है कुछ भी वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं उसे डाल दूंगा, चला गया। सो दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, तो ये डाटा मेरा वहां चला जाएगा, फिर मैं इसे यूज कर लूंगा। सो ये है इसका यूआरएल पैटर्न। अब चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। तो फिर से हम बनाते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 28। मैं यहाँ पर फिर से वही दो चीजें यहाँ से पास करूंगा। सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन पास करके दिखाता हूँ, फिर दो करके बताऊंगा। ये हमने लिया एक फॉर्म, फॉर्म को नाम दे दिया, एक्शन में डाल दिया, एक्शन में डाल दिया गेट डेटा 1, और मेथड दे दिया गेट। फॉर्म क्लोज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं यूजर नेम, ये हम पास करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में डाल दिया यूजर नेम, और ये भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम ले लेते हैं एक बटन, इनपुट टाइप सबमिट। बटन पर हम नाम डाल देते हैं सबमिट। बस फिनिश, बटन तैयार हो गया। एक्शन मेरे पास आ चुका है, कॉपी करेंगे। अब हम इस नाम का बना लेते हैं यहाँ पर एक सबमिट। प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक करा, एक बनाया पैकेज, उसके अंदर बनाया एक सबमिट। सबलेट का नाम मैं वही डालूंगा जो मैंने एक्शन में डाला था। राइट डाउन करेंगे, फिनिश कर देंगे, बन गया। डन हो गया। अब यहाँ पर आप बना लीजिए डू गेट, बन गया। तो अब हमें यहाँ पर वो डेटा उठाना है, उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो डेटा उठा लीजिए। डेटा उठाने के लिए आपको सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम। हम उस डेटा को उठा लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, डेटा भी आ चुका है आपके पास। अब इस डाटा को मैं एक दूसरे सबनेट के पास भेजना चाहता हूँ।
और उस सर्वलेट का नाम मैंने डाल दिया गेट डेटा टू, दूसरा नाम है देख लीजिए गेट डेटा टू। इस यूआरएल की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कॉपी करके रखता हूँ अपने पास। तो मेरे पास एक दूसरा सबनेट यहाँ पर आ चुका है। मुझे ये डाटा गेट वन गेट डाटा वन सबनेट से उठा के गेट डाटा टू सबनेट को पास करना है। तो यहाँ पर डाटा उसी मेथड से पास होगा जिस मेथड से आया था। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है। तो डाटा मेरे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डाटा निकालने के बाद मुझे उसको प्रिंट करना पड़ेगा। आएंगे उस मुद्दे पर। अभी हम डाटा निकाल लेते हैं। डाटा निकाल लिया, अब पास करना है मुझे। जिस पेज पर मुझे पास करना है उसके लिए मैं लिखूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट और यूआरएल का नाम यहाँ डाल देते हैं। याद है? अगर मैं ये प्रोजेक्ट आपके सामने चलाऊं तो HTML पेज सबसे पहले चलेगा, आप नाम डालेंगे, वो सर्वलेट 1 के पास जाएगा, वहां से वो डाटा निकाल लेगा और आपको गेट डाटा 2 के पास ले जाएगा। अब गेट डाटा 2 के पास मैं सिर्फ एक मैसेज लिख देता हूँ ताकि आप ये एहसास कर पाए कि आप गेट डाटा 2 नाम के सर्वलेट पर मौजूद हैं। मैंने ये चीज ऐसे यहाँ पर लिख दी जस्ट। अब हम प्रोजेक्ट आपके सामने चला कर देखते हैं। अभी मैंने डाटा भेजा नहीं है, मैंने अभी एक नेविगेशन पाथ बनाया है बस ऐसे ऐसे जाने का। सब कुछ ओके ओके चल रहा है अभी तक। ठीक है, मैंने क्लिक करा, ये मेरी रिक्वेस्ट गेट डाटा 2 के पास गई है, देख सकते हैं। लेकिन डेटा नहीं आया अभी। अब डेटा भेजेंगे, डेटा यूआरएल के माध्यम से भेजा जाएगा। तो डेटा भेजने के लिए मैं आया वापस इस पेज पर। अब डेटा भेजने का प्रोसेस मैंने यहाँ पर समझाया था, कुछ इस तरीके से जाया जाता है। ये हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, है ना। दिमाग लगता है, ठीक है, ना लगता हो तो पैटर्न दे दिया ना आपको बना बनाया। आप ये जो डबल स्लैश आर को हटा देना, इनकी जरूरत क्या है हमें। आपको वेरिएबल का नाम चिपकाना है खाली। समझ में आ गया बात। तो आपका डाटा जिस वेरिएबल के थ्रू जाएगा उस पर क्या नाम है, लिख दिया। अब ये डाटा आप किस पर भेज रहे हो, इस पे भेज रहे हो, इस पे उठा के छाप दो, छापते हैं चले। तो मैंने यहाँ पर लिखा out डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम वेरिएबल 1 था, इसी के थ्रू तो आ रहा है डाटा। कुछ भी नहीं है, देखो गेट 1, इस पे मैंने यूजर का नेम उठाया, इस वैल्यू को यूआरएल पैटर्न में डाल दिया, ये मेरा यूआरएल पैटर्न। ये डाटा गेट डाटा 2 के पास गया और उस पैटर्न से डाटा निकाल के चिपका दिया, छप जाएगा। इसी को बोलते हैं यूआरएल गेटिंग। देखो रन करते हैं, सेव रन। यहाँ पर हमने कुछ डाला, ऊपर देखना यूआरएल पे आ रहा है भाई, देखो वेरिएबल डाटा भी आ गया। एक वैल्यू ऐसे जाती है। अब दो भेजनी होंगी तो कैसे भेजोगे, है ना। देखो अब कैसे भेजूंगा मैं, लाइव आते हैं तब उतारते हैं। गेट डाटा 1 के पास है, अब मेरे को एक वैल्यू और भेजनी है। मैं क्या अपने फॉर्म के पास एक वैल्यू और भेजते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया उसका पासवर्ड। अब पासवर्ड भी भेजना चाहता हूँ मैं, तो भैया आपने क्या डाला है, में डाल दिया पासवर्ड। अब इस पासवर्ड को गेट डाटा 1 पे निकाल लेते हैं हम। निकल गया। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ भेजना है, यहाँ पे। अब भेजूंगा कैसे, देखो दिमाग। M% से ऐड करके बाकी सेम वही रटा पिटा मेथड। अब ये डाटा मेरा इस पेज पर चला गया होगा। अब हम उस वैल्यू को भी प्रिंट करवा देते हैं।
वो जिस वेरिएबल के रूप में आया उसका नाम टू है। चलिए सब कुछ साफ करते हैं पहले, अब रन करते हैं। ये मैंने डाला एडमिन, ये मैंने डाला एडमिन और पासवर्ड 123, बटन दबाया, दोनों वैल्यू देंगे। तो दूसरा मेथड लग जाए ठीक है, ना लगे तो तरीका दे रहा हूँ आपको, कॉपी पेस्ट मार देना, हो गया ठीक है। जैसे दूसरा वेरिएबल आपके पास ये था ना 3 नंबर ये वाला पासवर्ड, तो pw3 भेजना है बस, दैट्स फिनिश। इसी को बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग, क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, इस पूरे को भी लिखवाना चाहते हैं, पूरा क्वेरी आप लिखवाना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डाटा आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, इसका आपके टेक्स्ट बुक से कोई वास्ता नहीं है, भूल चुके हैं आपकी, क्योंकि आपने डाटा टेक्स्ट बुक से उठाया तो जरूर है लेकिन भेजा तो क्वेरी की मदद से। इससे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर मैं क्वेरी स्ट्रिंग में इसको बदल दूंगा ना तो भाई साहब ये इस वैल्यू को उठाएगा, 1 2 3 नहीं उठाएगा। इसका टेक्स्ट बुक से कोई मतलब नहीं है, इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप लाइव फील करो इसको। तो मैं गूगल पे गया, मैंने गूगल पे सर्च करा लैपटॉप राइजन 5, तो जो आपने डाटा डाला वो क्वेरी स्ट्रिंग के माध्यम से दूसरे पेज पर पहुंचा, देख सकते हो लैपटॉप राइजन 5, और उस चीज को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अगर मैं क्वेरी स्ट्रिंग में यहीं से चेंज कर दूं तो वो उसी चीज को यहीं से बदल के लाएगा। मैंने मोबाइल लिखा तो मोबाइल से रिलेटेड चीजें आएंगी, मोबाइल राइजन डाल रखा है तो राइजन पे ज्यादा, मोबाइल एसर डाल देता हूँ, देखो एसर, अब एसर की पकड़ लिया है इसने, तो मोबाइल एसर एक साथ डालते हैं, दोनों कंबाइन करके। मोबाइल कौन सा मोबाइल अच्छा है, जो यूनिको, रियलमी डाल देते हैं, रियलमी 7 आया नहीं आया। तो मेन यूआरएल पे फर्क होता है, आपकी वैल्यू क्या डाल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूआरएल रीराइटिंग कॉन्सेप्ट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को जाना कि पेज में डाटा इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अब हमने दो भेजी, हम 10 20 50 कितनी भी भेज सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये कितने प्रोजेक्ट बनाए आज हमने यहाँ से यहाँ तक, 25 से करा था स्टार्ट, पता नहीं कहाँ से किया, ये नहीं करा था, 26 से करा है ठीक है, 26 27 28। इसमें पढ़ा था हमने हिडन, इसमें कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, इसमें आपका क्वेरी स्ट्रिंग। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, कोई डाउट यहाँ तक, सब हो गया। अब लगे हाथ मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। क्या देखो, मैं इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाऊंगा, किसको उठाएं, आखिरी वाले को उठाऊं तो इसको छेड़ना नहीं चाहता, इसको उठा लेते हैं, कौन इसको भी नहीं छेड़ना चाहता, उठाऊं इसको, 26 नंबर को उठा लेते हैं। आपके सामने मैं इस प्रोजेक्ट को उठा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। पहले इसका पैटर्न देख लीजिए। इस फॉर्म में मैंने क्या करा था, एक फॉर्म बनाया था, फॉर्म के अंदर मैंने दो वैल्यू डाली थी और ये दोनों वैल्यू मैंने एक सबनेट को भेजी थी। ये जो होता है ये यूआरएल पैटर्न होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बटन दबाते हो तो ये यूआरएल पैटर्न आपकी वेब फाइल में जाके ढूंढता है, ढूंढ रहा है ना यहाँ पे। ये यूआरएल पैटर्न जब उसको मिलता है तो उससे उसको सर्वलेट क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये सर्वलेट क्लास यहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो आपके इस पैकेज में सर्वलेट क्लास के पास चला जाता है और आपके कोड को एग्जीक्यूट कर डालता है। ऐसा ही कुछ होता है, इसको चला के देखते हैं क्या ये ऐसा ही कुछ कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही कर रहा होगा, बट फिर भी तसल्ली के लिए चला लेते हैं। ये मैंने डाला डाटा और ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है और ये उसी यूआरएल पर जा रहा है जो यूआरएल पैटर्न आपने डाला था, करेक्ट। अब आप इस प्रोजेक्ट को चला कर दिखाएं मुझे। मैं इस web.xml फाइल पे गया और इस फाइल पे जाने के बाद मैंने इस पर करा डबल टैप और इसका जो यूआरएल पैटर्न है, ये यूआरएल पैटर्न नाम का, ये पैकेज नाम का पूरा झंझट मैंने तबाह कर दिया। क्या कर दिया, तबाह, डिस्ट्रॉय, फिनिश। फाइल को जाकर मैंने करा कंपाइल बिल्ड। अब आप में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हुए सामने आ जाए और इसको प्रोजेक्ट को चला के दिखा दे। अब यूआरएल ही नहीं है तुम्हारे पास, भेजोगे कहाँ पे इसको। राइट क्लिक करके चला कर देखो क्या कहता है। आगे प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट चला, इंडेक्स पेज चला, लेकिन जब बटन दबाओगे तो यूआरएल को हिट करेगा गेट डेटा और गेट डेटा यूआरएल को ढूंढेगा वेब एक्सएमएल में। वेब एक्सएमएल में तो कोई है ही नहीं, पेज नॉट फाउंड आएगा।
अब आप में से कोई भी बच्चा सामने आ जाए और कहे कि सर मैं चला के दिखाता हूँ, आ जाओ। हु इज दिस, हु कैन रन दिस प्रोजेक्ट, है ना एक अजब चीज, मजेदार चीज। ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे तो कैसे चलाओगे इसे? आप में से कोई बच्चा चलाना चाहेगा? हाउ टू मेक इट पॉसिबल, बताओ। बताओ कहाँ गए? हेलो, कौन था? ऑफलाइन में से कोई बच्चा? इसमें टाइप करना पड़ेगा। तुम्हारा भला ले, है ही नहीं। चलाओ। वेब एक्सएमएल ही नहीं है मेरे पास। हाँ, जेएसपी तो सिखाया ही नहीं मैंने तुमको, कैसे चलेगा? नहीं पता। इसमें हमारी मदद करती हैं एनोटेशन। देखो, एक मिनट देना बच्चा। हेलो, हेलो, एक मिनट, हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन? आशीष। अरे आपने मेरे को इन्फॉर्म नहीं करा, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने किसी और को दे दिया टाइम आज। अरे कल, कल आपने बताया नहीं, मैंने सोचा आप आउटडेटेड बाहर होंगे, तो उस चक्कर में मैंने फिर आज का भी टाइम किसी बच्चे को दे दिया। तो अब तो नेक्स्ट वीक में होगा। आप इन्फॉर्म कर देते ना, कल ही कर देते मेरे को पता ही नहीं लगा कि आप कल भी नहीं थे ना आप, बिना इन्फॉर्मेशन के। तो हम अपने टाइम का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं, किसी को दे दिया अपने टाइम। कल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पूरा पैक रहता है उस दिन ना। मंडे को मेरा ऑफ रहता है पहले तो, आपको सैटरडे संडे में ही दे पाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा याद दिला देना फ्राइडे को, ताकि मैं टाइम आपको अलॉट कर दूँ सैटरडे, क्योंकि अब बैचेस अलॉट कर दिए मैंने। तो आप मेरे को बस थोड़ा याद दिला देना, रोल बताने हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? ओके आशीष। मैंने, हाँ बहुत मुश्किल है उसको मना करना, फिर गलत है। बहुत मुश्किल है यार, उसको कैसे मना करूँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा वीक डेज में कोई टाइम निकाल के आपको मैसेज कर दूंगा, वीक डेज में कभी ले लेंगे, ठीक है? आज तो मुश्किल हो पाएगा, प्रॉपर पूरा बैच है, उनको कैसे मना करना भी ठीक नहीं है, नया बैच। कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्राइडे को बस मेरे को बता देना, ताकि मैं उस बैच को थोड़ा ऊपर नीचे करके आधे घंटे का टाइम निकाल दें मेरे को। ओके आशीष, ओके। अगर आपने मेरे को कल इन्फॉर्म कर दिया होता तो ये मिस्टेक होती है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो इसके लिए हम लोगों को एनोटेशन करना होता है। तो हमारे पास एक एनोटेशन होता है वेब सर्वलेट करके। उस एनोटेशन का हाँ आज वही बता रहा हूँ, उस एनोटेशन का यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं। अब वो एनोटेशन कैसे लगाते हैं, देखो आप अपने सबनेट के पास जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पेज को फायर करूँ, तो इस पेज में जो भी डाटा डाला गया है, यानी इस पेज में जो भी डाटा डाला गया है वो एक इस यूआरएल पर जाए। अब ये यूआरएल web डॉट एक्सएमएल में होता है, लेकिन web डॉट एक्सएमएल की फाइल ही नहीं है। तो मैं इस यूआरएल पैटर्न को लिखूं कहाँ पे? सीधी सी बात, ये है वो यूआरएल पैटर्न, ठीक है? इसका नाम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चलो मैंने एक्स वाई जेड दे दिया। तो इस यूआरएल पैटर्न को मैं कहीं ना कहीं तो डिफाइन करूंगा ना। तो इसको डिफाइन कहाँ करेंगे, इसको हम डायरेक्ट अपने सबलेट के ऊपर ही डिफाइन कर देंगे। दिस इज माई सबलेट क्लास, दिख रही है आपको? तो ये मेरी सबलेट क्लास है, ठीक है? यहाँ पर ये है यूआरएल पैटर्न, इसके पास जाके हिट होता है वो। तो मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है? अब डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक एनोटेशन, एनोटेशन ऐसी लगाई जाती है। हम लिखेंगे वेब सर्वलेट, वेब सर्वलेट। अब इसका एक पैकेज होगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा। पैकेज होगा इसका, पैकेज पैकेज वेब सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर ही मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट वेब सर्वलेट। नहीं मिलेगा तो नेट से सर्च करो, इसका सर्वलेट का नाम होगा आपको वेब सर्वलेट। जार फाइल ढूंढो इसकी, वेब सर्वलेट पैकेज नेम। तो इसके पैकेज का नाम आ जाएगा आगे वाला, इसको उठा लो,
ये कह रहा है कि ये इससे बनता है एनोटेशन सी क्लास प्रॉपर, देखो कहाँ पर मिलेगी, क्लास 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 वेब सर्वलेट क्लास, व्हाट इज द यूज ऑफ वेब सर्वलेट क्लास, कहाँ मिलेगी, जावा पर मेरा इसके नहीं चलेगा, क्लास लेनी पड़ेगी आपको। इसमें बता रहे हैं ये, इसमें देखोगे एक्सटेंड सबमिट वेब सबमिट, ये मैं इस तरीके से डालता हूँ इसको पूरा वेब सबमिट, कॉपी इसको डालो वेब सबमिट, इसका क्लास मिल जाएगा, आ गया पैकेज, डाल दिया मैंने पैकेज, ठीक है, इसको हटा दो। तो हमें ये ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर यूआरएल पैटर्न डिफाइन कर पाऊंगा, कैसे, मैं लिखूंगा यूआरएल पैटर्न। अब इसके अंदर मैं यूआरएल पैटर्न लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर, क्या नाम था यूआरएल पैटर्न, एक्स वाई जेड, समझ गए ना, बस हो गया काम। अब जैसे ही आप ये बटन दबाओगे रिक्वेस्ट जाएगी इस पैटर्न पे, अब वो इस पैटर्न को खुद ढूंढ लेगा यहाँ पे आके, भाई ये रहा, अब ये पैटर्न फायर हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। देखें हम इसे चलाते हैं, हम इसको करते हैं यहाँ पर सेव और कोड को चलाते हैं, एडमिट बटन दबाया, चल गया ना। तो कभी web.xml फाइल ऐसे आपके डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर है आपको। एक और होता है हमारे पास, देखिए मैं किसी प्रोजेक्ट को जब चला रहा हूँ, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को क्लीन एंड बिल्ड करके चला रहा हूँ, तो क्लीन एंड बिल्ड का मतलब ये प्रोजेक्ट चल के बन के खत्म हो गया, क्लीन एंड बिल्ड, क्लीन मतलब खत्म हो गया, बिल्ड मतलब बन गया, बिल्ड हुआ खत्म हो गया, बिल्ड हुआ खत्म हो गया। तो इस दौरान इसमें दो चीजें देखी होंगी, इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रॉय, इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रॉय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम क्लीन एंड बिल्ड करते हैं तब हमारा प्रोजेक्ट बन के खत्म हो जाता है, कैसे पता चलेगा, एक पूरी लाइफ साइकिल खत्म होकर चली जाती है, क्लीन एंड बिल्ड का ये मतलब होता है। तो हम चाहते हैं कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करें तो कहीं ना कहीं कोई क्लू तो आए, कुछ तो पता चले कि प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस चीज को हम चेक कर सकते हैं एक मेथड के माध्यम से, एक एनोटेशन होता है वेब लिसनर। अब वेब लिसनर 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 लिसनर, एक तो यार इनके ना नाम में ऐसे हैं साला, हिंदी भी नहीं देते। वेब लिसनर, वेब लिसनर ढूंढो, इसकी स्पेलिंग मिल जाएगी, वेब लिसनर एट द रेट वेब लिसनर, आ गया वेब लिसनर। अब वेब लिसनर किस क्लास में होता है, इसको भी उठाना पड़ेगा, पहले इसी को उठाओ, ये स्पेलिंग आ गई वेब लिसनर, कॉपी करो, एक एनोटेशन लगा दो, लगा दी, इसकी पैकेज क्लास आ जाएगी, उठा लो, क्लिक डन, चला गया, लिख दिया मैंने। अब जैसे ही आप वेब लिसनर लेते हो ना, तो आपको अब यहाँ पर इस जगह पर इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, इसको चला कर देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो मेथड होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं, एक इनिशियलाइजेशन और एक डिस्ट्रॉय, दो मेथड होते हैं तो वो बनाने पड़ते हैं। एक बार देख लेते हैं ये मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनकी कि नहीं। रन किया प्रोजेक्ट, मैंने डाला डाटा, बटन दबाया, यहाँ डाटा आता है। अब मुझे वो दो मेथड तो चाहिए, अब उनके जब तक नाम नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी। राइट क्लिक करके देखते हैं ये मेरे को दे दे तो, राइट क्लिक इंसर्ट कोड, इम्प्लीमेंट मेथड है वो दिख रहा है, एक क्लास और मेरे को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, लगता है इम्प्लीमेंट वेब लिसनर, ठीक है। इस वाले इंटरफेस को और इम्प्लीमेंट कर लेना, जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें दो मेथड होते हैं जो आपको अब इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, इंटरफेस पता है ना, इसमें सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपको बनाने पड़ेंगे वरना आपकी क्लास नहीं चलेगी। अब मैं कैसे बनाऊंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड और यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ये दो मेथड होंगे इसमें, इसमें मेरे को दो मेथड चाहिए होते हैं, इसमें नहीं मिल रहे ना, दो मेथड चाहिए, ये क्लास है कि नहीं है, इसको देखो इसमें दो मेथड है, इसमें तो एक ही मेथड है, दूसरी क्लास होगी वेब सबमिट लिसनर, वेब सबमिट लिसनर करके, वेब लिसनर दे दिया मैंने, वेब सबमिट ढूंढना पड़ेगा आपको, वेब सबमिट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, वेब लिसनर इम्प्लीमेंट इंटरफेस में सबलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, आ जाओ सबलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, आ गया
सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर नीचे वाला आ जाओ, मारो एंटर। इसके बाद दो मेथड होते हैं, दिख रहे हैं आपको, इनिशियलाइजेशन। बहुत R&D करनी पड़ती है साला। मिल गया, यहाँ तक पता लग गया। अब ये मुझे दो मेथड दे देगा, उनको इम्प्लीमेंट कर लो आप। इम्प्लीमेंट मेथड, ये दोनों ले लो। मिल गए। अब देखो, जब आप किसी प्रोजेक्ट को चलाते हो ना, तो आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। अब मैं उस इनिशियलाइजेशन के टाइम पर अपने क्लाइंट को मैसेज दे सकता हूँ कि भैया गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। उसको मैं कहाँ लिखूंगा? उसको मैं इस जगह लिख सकता हूँ। तो डू गेट और डू पोस्ट से पहले ये चलेगा, आपके फोन दबाने से पहले ये चलेगा। और जब आप अपने प्रोजेक्ट को बंद कर देते हो, क्लीन कर देते हो, तब डिस्ट्रॉय चलता है। ये बताएगा कि भैया गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। अब डू गेट डू पोस्ट काम नहीं करेगा, खत्म हो गया आपका प्रोजेक्ट, अनलोड हो चुका है। तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ कुछ। मैंने लिखा प्रिंट राइटर आउट रेस्पॉन्स डॉट गेट, सीधा ही लिख देता हूँ मैं इसको। ये सबनेट पे लिखेगा, मतलब एक्चुअली ये क्लासफिश सर्वर में लिखेगा डायरेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ कि आवर प्रोजेक्ट स्टार्टेड, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट भी नहीं देगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके बनते हैं सर्विस मेथड के माध्यम से, डू गेट और डू पोस्ट के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वर को पता चल जाएगी कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब इसको चलाकर चेकआउट करते हैं। प्रोजेक्ट को सेव करो और इसे रन करो। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे जाओ, यहाँ पर ग्लास फिश सर्वर चला होगा, ये देखो लिख रहा है यहाँ, पता लग गया। कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप अपने सर्वर को दे सकते हो, अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो कि भैया हमारा प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। अभी देखो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चालू है आपका सर्वर पे बंद नहीं हुआ है वो। ठीक है, सर्वर पे चालू है। सर्वर पे बंद होता तो लास्ट में एंड आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, चालू है वो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बंद हो गया, ये जानकारी भी हमारे क्लाइंट तक पहुंचे। तो इसको क्लीन एंड बिल्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको। आवर प्रोजेक्ट हैज फिनिश्ड। तो हम इससे ही जानकारी भी क्लाइंट तक भेज सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके क्लीन एंड बिल्ड करके दिखाता हूँ। क्लीन एंड बिल्ड से स्टार्ट होकर बंद भी हो जाएगा वो। राइट क्लिक करा, क्लीन एंड बिल्ड, देखते हैं। देखो खत्म हो चुका है, वो जानकारी यहाँ पर सर्वर में आ गई होगी। देखो प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड दिख रहा है, यहाँ से दोबारा जाना है। प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड और प्रोजेक्ट हैज फिनिश। आपका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, फिनिश। कंफर्म करो, समझ रहे हो? कभी आपको ऐसा कुछ जरूरत पड़ जाए कि क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नोटिफिकेशन चला जाए, सो यू कैन यूज द वेब लिस्ट एंड इनहेरिट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनिट पैरामीटर होता है एक वेब का, उसकी मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत है, वो आप कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में भी डाल सकते हो। एक इनिट पैरामीटर करके भी होता है, ढूंढना पड़ेगा फिर से, बट इनिट पैरामीटर भी होता है। कैसे उसका यूज करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू एक ग्लोबल लेवल पे इनिशियलाइज करनी हो, जो मैं इस पूरे सर्वलेट में कहीं पर भी यूज कर दूँ। अभी मान लीजिए आप कोई वैल्यू है, वो अपने डू गेट मेथड में अगर बनाते हो, तो वो डू गेट में यूज होगी ना, डू पोस्ट में थोड़ी ना होगी, या किसी दूसरी जगह यूज नहीं होगी। तो मेरे को एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो ग्लोबल हो जाए और इस सर्वलेट पे कहीं पे भी यूज हो जाए, तो इनिट पैरामीटर में डाल देते हैं। इस चीज को हमने वहां पर भी कर लिया था कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में, तो वहीं डाल लो, वहीं से यूज कर लो, जरूरत पड़ेगी। बाकी आप इसकी R&D कर सकते हो। वेब लिस्टनर, वेब इनिट करके कुछ पैरामीटर होता है, दिस वन, इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। मैं यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, एक नेम होता है और एक वैल्यू होता है। थोड़ा और आपको R&D करना होगा। नेम डाला, नेम डाल दिया, मान लीजिए ये यूजर का नाम है, हाँ? एक होती है वैल्यू, वैल्यू डाल दी मैंने यूजर की, जैसे राम सिंह। देखो ऐसे मैंने एक पैरामीटर और बना लिया, बना क्या? अब इस पैरामीटर को भी मैं यूज कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ करके देखते हैं। ये तो खेल खेल में सच्ची में बन गया यार, एरर नहीं है इसमें, तो ये तो बन गया। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को उठाता हूँ। जैसे मुझे यूजर का नाम है ना अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे चाहिए वाला, तो इसको किसी भी जगह में यूज कर सकता था। कोई डू पोस्ट होता, डू गेट होता, कुछ भी होता, मैं यूज कर लेता। अब मुझे ये वैल्यू बार बार नहीं बनानी पड़ेगी, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखो, क्या नाम है इसका, यूजर। तो डायरेक्ट यूज करते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन। मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट इनिट पैरामीटर, कुछ देखो आ रहा है क्या, गेट
हाँ इसे कुछ है, गेट गेट पैरामीटर ही आ रहा है, तो इसी से देखते हैं गेट पैरामीटर क्या नाम डाला था मैंने, यूजर, दिस इज कॉल्ड अ यूजर। ठीक है, अब देखते हैं ये यूजर का नाम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। चलिए जस्ट सेव इट। अब मेरे पास कोई वेब एक्सएमएल फाइल नहीं है, प्रोजेक्ट को सेव किया, रन किया, यहाँ पर डाटा डाला, बटन दबाया, नहीं उठाया, तो कुछ मिस्टेक हुई है, ढूंढना पड़ेगा उसके R&D करके, कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वेब यूनिट पैरामीटर, वैल्यू पैरामीटर की लैंग्वेज नहीं है, इसको मैं कौन गलत कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट गेट इनिट करके होता है, आप मेरा गेट रेस्पॉन्सिव चलेगा। चलो इसकी थोड़ी सी R&D कर लेना, मिल जाएगा, नहीं तो कहते तो करूँगा अभी। वेब init पैरामीटर, ठीक है, यूजिंग गेट init पैरामीटर मेथड आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने, ये रहा गेट पैरामीटर ही आ रहा है, ये दिस वन विद द गेट इनिट पैरामीटर, बट वो मेरे को कॉल करके नहीं दे रहा है इसको, यही होता है यूज। स्पेलिंग है वेब इनिट पैरामीटर एनिमेशन, दैट इज ओके, गेट इनिट भी ओके है, दे नहीं रहा ना इससे वैल्यू उठा के, ओके ऐसा ये यूज होता है ना, यूज होता है, गेट इनिट उठा के दे नहीं रहा, एरर दे रहा है। कर लेना यार थोड़ी बहुत R&D अपना भी कर लेना, इसकी ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ, जस्ट रिमूव इट। डिक्लेयर ऐसे करते हैं, गेट इनिट पैरामीटर से उठाया जाता है ऐसे, तो यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन क्लास पेज कंफर्म करो, समझ आ गया। अब मैं आपको ये तीनों प्रोजेक्ट भेज देता हूँ, इन पे काम करना। कनेक्टिविटी मैंने बताई नहीं है आप लोगों को ऐसी कुछ, तो मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ, करके देखना। कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको जावा में बताई थी बिल्कुल वैसी ही होती है, मैंने आपको MySQL से बता दी थी, आप करके देखिएगा, कहीं अटकते तो बात करते हैं। आपको एक पेज बनाना है सिंपल, ठीक है, इस पेज में आप सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे डेटाबेस में। आपको यहाँ पर आईडी ऐड करवानी है, यूजर की पासवर्ड ऐड करवाना है, सिटी ऐड करवानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते हुए जेंडर ऐड करवाना है, और एड्रेस आपको ऐड करवाना है। क्योंकि आपका पास एक ऐसे कंट्रोल्स होंगे, यहाँ पर ये आपके पास रेडियो बटन होंगे, और सिटी में ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी ऐसे, और एड्रेस में एक टेक्स्ट एरिया होगा। यहाँ पर आपके पास एक बटन होगा सबमिट का, और एक बटन होगा रीसेट का। जब हम रीसेट करें तो ये सारे डाटा हट भी जाए, और जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पर आपके पास दो पेजेस होंगे, एक होगा सक्सेस और एक होगा फेलियर। अगर आपका डाटा डाटाबेस में चला गया है तो आप एक मैसेज दे देंगे डाटा सबमिटेड, अगर डाटाबेस में डाटा नहीं गया तो दिक्कत आ गई है तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा डाटा नॉट सबमिटेड, और आपका वो डाटा आपके सीक्वल पे जाना चाहिए। आप यहाँ पर कोई भी सीक्वल यूज करो, मेरी तरफ से करिए वो आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करो, चाहे अपाचे का यूज करो, कुछ भी यूज करो यार, बैकएंड में डाटा मिल जाता है, ठीक है। सो ये आपका टास्क रहेगा। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल डाटा भी आपको अपने प्रोजेक्ट में सेव करना है, तो इसमें क्या करना है बता देता हूँ। आप जो अपने प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी करने के लिए ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, वो ड्राइवर आपका कॉन्टेक्स्ट यानी web.xml फाइल में होना चाहिए। वो ड्राइवर आप अपने प्रोजेक्ट में अपने सबनेट पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो ड्राइवर आपका कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में अंदर होना चाहिए। और ठीक है, बस इतना आप करके दिखाइए। अब आपको ये सब कुछ तो पता ही है, कनेक्टिविटी भी पता है, तो अपने पूरे लॉजिक को अपनी कनेक्टिविटी से जोड़ के कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट करते हैं उसकी क्लास, फिनिश। भेजना है मुझे 26, 27, 28।